नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज के इस कार्यक्रम में हम भारत और चीन के संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से भारत और चीन के संबंध लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। हमने देखा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब चीन के दौरे पर थे अभी, जहां पर उन्होंने अपने समकक्ष और चीनी प्रधानमंत्री से बातचीत की है। और इसके पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर चीन के दौरे पर गए। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी रशिया, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने के लिए मॉस्को गई थी और वहां भी उन्होंने जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनसे बात की। ये सारी चर्चाएं चल रही थी। उसके पहले हमने देखा जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने भारत की जो प्रयास थे कि मसूद अजहर जो कि पाकिस्तान का आतंकवादी है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया, लेकिन चीन ने जिस तरह से उसमें अड़ंगा लगाया उसके संदर्भ में भारत और चीन के संबंधों पर एक बार फिर से फोकस हुआ था। और ये जो तीनों दौरे हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का और इसके अलावा साथ साथ भारत के जो रक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका दौरा, इन तमाम दौरों में ये मुद्दा तो छाया ही रहा मसूद अजहर का, लेकिन इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। तो भारत और चीन के संबंधों को कैसे देखना चाहिए इन तीन दौरों के बाद, खासकर इसलिए क्योंकि भारत और चीन के जो संबंध हैं ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो बहुत उतार चढ़ाव भरे संबंध रहे हैं। तो क्या इन संबंधों को हम आगे बढ़ाने में या जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ हुआ उसके बाद जो एक रुकावटें आती दिख रही थी, उन रुकावटों को दूर करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं? इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दूं, हमारे साथ टीसी रंगाचार्य जी हैं, भारत के पूर्व जो है राजनयिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक। और इसके अलावा हमारे साथ उदय भास्कर जी हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। रंगाचार्य जी, सबसे पहले आप भारत के राजनयिक रहे हैं, कैसे देखते हैं इन भारत के राजनयिक प्रयासों को? हमने तीन दौरों की जो हम बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब गए और उसके अलावा हमने देखा विदेश मंत्री की बातचीत हुई और साथ साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल वहां पर गए। क्या आपको लगा कुछ बातचीत जो हुई उसमें से कुछ निकल कर आया है? देखिए, अभी पिछले कुछ सालों से एक तरह से एक प्रथा बन गई है, एक क्रम है कि हमारी तरफ से और चीन की तरफ से एक आने जाने का सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। और उच्च स्तरीय जब भी बैठक होती है, जब तक एक तरह से दूसरी तरफ हमारे विजिटर्स जाते हैं, तो उसमें बातचीत के मुद्दे, अलग अलग तरह के मुद्दे जो होते हैं उन पे चर्चा होती है, अलग अलग विषयों पे आदान प्रदान होता है। तो उससे जो हमारे दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध के बारे में हमारी आपसी जानकारी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर चाहे हमारी तरफ से हो, चीन की तरफ से कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, एक दो मुद्दे अभी आपने उठाए जिसमें कि हमें कुछ परेशानियां हैं चीन के रुख से, तो इन सब पे भी बात करने का एक मौका मिलता है। और ये सिलसिला जो है ये इस तरह से आगे चलता रहे, ये बहुत अहम है, ज़रूरी है। और इस पे दोनों तरफ से समझौता भी है, क्योंकि अभी आपने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सुरक्षा सलाहकार की बात की। इनके अलावा अभी ये भी मेरे ख्याल से औपचारिक तरह से भी ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति भी चीन अगले महीने जाएंगे। तो इन सब जो हाई लेवल विजिट्स हैं, उच्च स्तरीय जो बैठक हैं, इनसे हमारे दोनों देशों के बीच में संबंधों में सुधार लाने के जो दोनों तरफ से प्रयास हैं उसको काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। संबंधों के सुधारने के प्रयास को बढ़ोतरी मिली, आप कह रहे हैं। उदय भास्कर जी, ये सरकार आने के बाद खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विदेश नीति को जो एक नया स्वरूप देने की कोशिश की, उसके बाद शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि चीन के साथ संबंधों में भी जो है वो काफ़ी जो है रचनात्मक ऊर्जा वहाँ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ समय में जिस तरह की एक दो घटनाएं घटी, उसके बाद हमें लग रहा है कि जहाँ से शुरू हुए थे एक बार फिर वहाँ पहुँच गए। अब ये फिर प्रयास हैं। रंगाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की कोशिशें जारी रहनी चाहिए क्योंकि आपके पास वैसे भी बातचीत के अलावा विकल्प भी क्या है। तो आप कैसे देखेंगे इस तमाम प्रयासों को? साहब, जिस प्रकार से आपने पूरा रेखांकित किया है कि पिछले 10 दिनों में तीन काफ़ी अहम बैठक या मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें विदेश मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है और साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो गए थे। और विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि ये एक प्रकार से ये सकारात्मक है। हमें संतुष्ट होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में इस प्रकार के हाई लेवल राजनीतिक या पॉलिटिकल कांटेक्ट हो रहा है। और अगर डोवाल साहब वहाँ गए हैं तो ये प्रधानमंत्री के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के भूमिका में वहाँ गए हैं
क्योंकि अटल जी के समय पे इस प्रकार का एक उन्होंने ढांचा बनाया था। पर साथ साथ शायद उसी में एक पहलू जुड़ा हुआ है कि ये जो मीटिंग है डोवाल साहब का, ये 19th राउंड है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का, यानी कि 19वीं बार इन दोनों की मीटिंग हुई है। और जो सबसे जटिल मुद्दा है भारत और चीन के बीच में, हमारा जो इस वक्त क्षेत्रीय और सीमा के साथ जो जुड़ा हुआ विवाद है, जिसमें सन 62 का युद्ध भी हमें याद है, उस मुद्दे में किसी प्रकार का कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है जहां तक मेरा जानकारी है। रंगा साहब जैसे लोग तो सरकार में थे, तो शायद इनके पास और जानकारी होगा, पर हम जो बाहर विश्लेषक हैं, पब्लिक डोमेन में मैं यही कहूंगा कि भारत के नागरिकों के मन में धारणा यही है कि भारत और चीन के बीच में बातचीत जरूर हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, परंतु हम मैप तक सही प्रकार से दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी है कि सिद्धांत क्या होगा, कौन से मैप्स के ऊपर हम आगे बढ़ पाएंगे। आप सही कह रहे हैं। तो ये इसका उदाहरण है कि जटिलता कितना है वहां पे। जटिलता है जाहिर तौर पर, जैसे आपने कहा 19वें दौर की बैठक है, पर बहुत कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद भी इस बार, मतलब इस बार भी नहीं कर रहे थे। अरे अशोक जी, ब्रेक थ्रू छोड़िए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सीरियस बात है। आप देखिए, मोदी साहब के हुकूमत में मई 2014 में मोदी साहब बने प्रधानमंत्री। सितंबर के महीने में चीन के राष्ट्रपति महोदय शी जिनपिंग साहब यहां आए, और उसी वक्त जब वो यहाँ पे थे, एक काफ़ी बड़ा टेंशन बढ़ गया था कि चीन के पीएलए के जो ट्रूप्स है, हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमारे धारणा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कि एक प्रकार का इन्ग्रेशन हुआ था। इतना कि जहाँ तक मुझे याद है, लगा था कि ये समिट जो है एक प्रकार से उसके ऊपर काफ़ी भारी एक, यानी कि छाया, नकारात्मक छाया होगा। ये दोनों देशों की परिपक्वता है कि जल्दी से जल्दी हम उस जो स्थिति थी उसको हल कर पाए। पर मैं उसका याद इसलिए कर रहा हूं कि भारत और चीन के बीच में ये टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत नाजुक है, और दोनों देशों के लिए हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे दोनों जो फौज हैं, दोनों जो विदेश सचिव हैं, राजदूत जो हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ब्रेक डाउन किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, और ये हमारे लिए चुनौती। कुछ सीबीएम्स इस बीच, क्योंकि ये जो मुद्दा उदय जी ने उठाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ सीबीएम्स की यहाँ पर जो है बात हुई कि एलएसी पर जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पोस्ट है, उसको जो छठी एक बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के लिए बात तय हुई, साथ साथ कुछ हॉटलाइन की भी बात हुई है। तो इस तरह के सीबीएम्स जो है, आपको लगता है कि जैसे जिस घटना का जिक्र किया इन्होंने कि जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ थे उसी दौरान कुछ हुआ, तो आपको लगता है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए इस तरह के सीबीएम्स जो हैं वो सकारात्मक चीज़ है? आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अभी जो उदय भास्कर जी ने मुद्दा उठाया कि ये दोनों देशों को ये मालूम है कि अगर इस मसले का, जो अपने बॉर्डर सीमा का जो मुद्दा है, उसको अगर हल करना है तो ये बातचीत के जरिए ही हल कर सकते हैं और हल करेंगे। अगर हमारी जो कुछ भी क्लेम्स हैं हम उसे जंग के जरिए नहीं हासिल कर पाए, और चीन जो भी उनकी क्लेम्स हैं वो जंग के जरिए नहीं हासिल कर पाए, और सिर्फ बातचीत ही एक विकल्प है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो आजकल में हल हो जाएगा। इसको दूसरा, और एक अगर हम दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो अभी आपने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वगैरह की बात की, इसका इतिहास भी 20 साल से ज़्यादा पुराना है। 1993 1996 में जो हम लोगों ने अहम ये जो समझौते किए थे चीन के साथ में, 1996 वाले एग्रीमेंट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि दोनों तरफ एलएसी को क्लैरिफाई करेंगे, और नक्शे जो हैं वो हम आपस में हम अपना नक्शा उनको देंगे, वो अपना नक्शा हमको देंगे, और अगर उसमें कोई विवाद वाली कोई बात उठती है नक्शों को देख करके, तो उसके आधार पे बातचीत होगी और बातचीत के जरिए उनका हल होगा। जी। अब हुआ ये है कि चीन ने हमें अपने नक्शे नहीं दिए हैं, हम अपने नक्शे उनको देने को तैयार हैं, तो ये एक रुकावट है और इसको सुलझाना ज़रूरी है, लेकिन एक तरफा तो हम नहीं सुलझा सकते हैं, इसीलिए बातचीत वगैरह जो है ये ज़रूरी। साथ साथ उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि जब तक हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं कर लेते तब तक दोनों को सीमा रेखा पर शांति बनाए रखना है, और उसके लिए तरह तरह के कदम जो हैं दोनों तरफ से ये एग्री हुआ है,
पे समझौता है, लिखत में समझौता है कि हम किस तरह के कदम उठाएंगे, और ठोस कदम कि अगर फौज है, फौज का कोई एक्सरसाइज हो रहा है तो फलाने एक लाइन तक नहीं होना चाहिए जी। अगर हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या कुछ करना, इस तरह से बिल्कुल ठोस कदम का ये लिखा हुआ है और दोनों तरफ ने उस समझौते पे दस्तखत किए हुए हैं। तो इस पे किस तरह से और आगे हम बढ़ सकते हैं ये जरूर देखा जा सकता है। बात अब 2014 की जो है, एक चीज और उसमें उल्लेखनीय ये है कि 2015 में ये बात नहीं हुई और अभी तक 2016 में नहीं हुई। अब चूंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया और आमतौर पे ये अप्रैल और अक्टूबर के दरमियान जो 4-6 महीने होते हैं, इसी दौरान में इस तरह के इंट्रूजन वगैरह होते हैं। तो देखने वाली बात है कि 2016 में होगा कि नहीं। जहां तक कि मेरी समझ है, मैं उम्मीद रखता हूं कि इस तरह से जो 2014 में हुआ, उससे पहले 2013 में भी हुआ जब उनके प्रधानमंत्री आए थे, तो वो उस तरह की चीजें जो हैं दोबारा नहीं होंगी। साथ साथ में हमें चीन को भी क्रेडिट देना चाहिए कि चीन की तरफ से भी वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से संबंध जो हैं वो सामान्य बने रहे। इसका मतलब नहीं है कि वो हर एक मुद्दे पे हमसे सहमत हैं। और जिस अभी आपने वो आतंकवाद वगैरह की जो बात उठाई थी उसमें जी, उसमें हमें भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि हम लोगों के दृष्टिकोण जो हैं वो एक समान नहीं। मैं इस पर आऊंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो हमने सीमा की बात करी, ये अच्छी बात है। अगर चीन को भी लगता है, कम से कम सीमा के मसले पर चीन और भारत दोनों को लगता है कि इसको आपसी समझ के साथ सुलझाया जाना चाहिए कि ठीक है ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हो रहा, जैसे उदय भास्कर जी ने कहा, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन दो मसले और हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि आतंकवाद के मसले पर और मसूद अजहर के मसले पर हमने देखा, और चीन और पाकिस्तान जिस तरह से एक इनका गठजोड़ से दिखाई दे रहा है, और वो गठजोड़ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चीन के पाकिस्तान जो है चीन के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भारत का एक कंसर्न जरूर है। उन दो मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है, हाँ? किससे मिलने जाना है? हाँ? 100 रुपए लिए लौटा दूंगी। अब बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? इसके लिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की पढ़ो परदेश स्कीम के तहत जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हाई स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर
1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। अब परदेस जा सकते हैं पढ़ने को। सबका साथ, सबका विकास। 14 अप्रैल अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। पहली बार राजपथ पर अंबेडकर जी के जीवन परिचय से संबंधित एक झांकी निकाली गई थी। डाक टिकट जारी किए, 10 रुपए और 125 रुपए का सिक्का जारी किया। भारत सरकार ने 15 जनपद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया। 26 अलीपुर रोड अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण स्थल है, वहाँ 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लिया। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि, इन 5 तीर्थों को सुरक्षित रखने और भव्यता प्रदान करने का निर्णय किया है। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अंबेडकर जी की जयंती समरसता दिवस के रूप में हमेशा मनाने का निर्णय लिया है। स्वागत है आपका एक बार फिर। हम भारत और चीन संबंधों की बात कर रहे हैं। बीते करीब हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से काफ़ी फोकस जो है भारत और चीन संबंधों पर है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सीमा विवाद की बात की। जो भारत और चीन की जो समस्या है उसकी एक जो मूल जड़ है वो सीमा विवाद है, लेकिन इसके अलावा जो 2 अन्य मुद्दे जो बीते कुछ समय में बिल्कुल सामने आए हैं और जो भारत और चीन के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक रुकावट खड़ी करते दिख रहे हैं, वो है आतंकवाद के मसले पर चीन का दोहरा रवैया हमने देखा। और दूसरी बात जो है वो पाकिस्तान के साथ जिस तरह से एक आर्थिक कॉरिडोर, 46 अरब डॉलर का एक आर्थिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश जो चीन कर रहा है, वो भी भारत में बहुत से विशेषज्ञों को लगता है कि वो भारत और चीन के संबंधों के हिसाब से वो ठीक नहीं है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ रंगाचार्य जी, भारत के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और उदय भास्कर जी मौजूद है। उदय जी, मसूद अजहर को लेकर जो चीन का रवैया था, और ये पहली बार नहीं आतंकवाद के मसले पर, इससे पहले भी हमने देखा संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव के खिलाफ जिस तरह से चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया, वो अक्सर लगता है कि शायद भारत पाकिस्तान के साथ जाना कहीं ना कहीं भारत को डाउन करने के हिसाब से जो है चीन की स्ट्रैटेजी रहता है, ऐसा विशेषज्ञ देखते हैं। हालांकि सुषमा स्वराज ने भी ये मसला उठाया और बहुत कड़े शब्दों में कहा कि ये 2 तरफा जो रुख है वो आतंकवाद को लेकर जो 2 तरफा रुख है वो मानवीयता के लिए खतरा है। अजीत डोवाल साहब ने भी मुद्दा उठाया, और लेकिन अजीत डोवाल की साहब की बैठक से पहले ही चीन के जो प्रवक्ता थे उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि नहीं, हमने जो किया वो ठीक किया। तो ऐसे में लगता है कि आतंकवाद के मसले पर चीन जो है अपने रुख को लेकर बहुत परिवर्तन करता नहीं दिख रहा। सब जैसे हम पहले कह रहे थे ब्रेक से पहले कि जब हम क्षेत्रीय और सीमा विवाद की बात करते हैं, मैं मानता हूं, जैसे रंगा साहब ने भी कहा है, कि चीन को जो है श्रेय देना चाहिए कि 2014 के बाद उस प्रकार का घटना नहीं हुआ है। और हालांकि चीन के पास ये क्षमता है अगर वो चाहते हैं, और इसके लिए मैं कहूँगा कि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है शी जिनपिंग का, और शायद चीन का जो फौज है, उन्होंने एक निर्णय पे पहुंच गए हैं कि भारत के साथ इस मुद्दे के ऊपर वो एक प्रकार का स्टेबिलिटी चाहते हैं। परंतु दहशतगर्दी और पाकिस्तान को जो समर्थन है उसमें मैं कई सालों से, जहां तक हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं उसका स्टूडेंट हूं, मैं कहूँगा कि संक्षेप में चीन की जो नीति है वो एक प्रकार का दुगलापन की है। और कारण ये कि आप देखिए, जब हम परमाणु मुद्दे की बात करते हैं, 1990 मई के महीने में जानकारों का यही मानना है कि चीन ने एक बहुत गंभीर कदम उठाया था, जबकि शीत युद्ध के समय पे उन्होंने पाकिस्तान को अपना एक परमाणु विस्फोट करने का एक मौका दिया था, उसे सीक्रेट टेस्ट कहते हैं जी। और साथ साथ पाकिस्तान को उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाया था। और चीन किन कारणों की वजह से किया है वो शायद वही जानते हैं, परंतु तब से लेके आज तक 26 साल होने को आ रहे हैं अगले महीने, पाकिस्तान ने उस क्षमता के आधारित भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को उन्होंने बढ़ोतरी दिया है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं कि एक भारत के विश्लेषक के दृष्टिकोण से विश्व में इसके बारे में कई सारे किताबें भी लिखी गई हैं। परंतु चीन जो है इस बात को स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। और मेरा बार बार यही कहना है कि अगर एशिया के महाद्वीप में सबसे बड़े देश, और जो बार बार हम सभ्यता की बात करते हैं कि चीन और भारत सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, चीन अपने आप को एक बहुत ही जिम्मेदार देश माना, अपने आप को सोचते हैं, सेल्फ इमेज है।
अगर वो इस प्रकार का दुगलापन का पॉलिसी अपनाते हैं तो मैं कहूँगा कि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो उस प्रकार का जो सकारात्मक हम रूपरेखा चाहते हैं वो हम पहुँच नहीं पाएंगे। और ये अज़हर के संदर्भ में भी हमने देखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने वीटो किया, और साथ साथ जो उन्होंने भागीदारी पाकिस्तान के साथ किया है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत के लिए ये टू फ्रंट वॉर नहीं है, ये सिंगल फ्रंट है जिसमें चीन और पाकिस्तान एक साथ बन गए, एक प्रकार का ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इसमें दहशतगर्दी का भी एक उन्होंने ऑप्शन है। दूसरा है कि महाविनाशक हथियारों के, जैसे पाकिस्तान बार बार कहता है कि साहब हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देंगे भारत के खिलाफ, हम अपने पनडुब्बी के ऊपर क्रूज मिसाइल डाल देंगे, और इसके ऊपर मैं कहूंगा इजाजत एक प्रकार का चीन का है। तो इसलिए हमें इसे बहुत स्पष्ट देखना चाहिए कि जितना हम चाहते हैं चीन के साथ अच्छे रिश्ते, परंतु कुछ लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, और दहशतगर्दी और पाकिस्तान के ऊपर हमारे देश में वो दृढ़ता होना चाहिए कि हम चीन के साथ, यानी कि हमारे हितों को किसी प्रकार से हम उन्हें प्रभावित नहीं होने देंगे एक नकारात्मक तरीके से। और ये संकेत जाना बहुत जरूरी है। ये संकेत देने की कोशिश तो हुई है। अगर देखें तो सुषमा स्वराज जी जो मॉस्को में जिस तरह से कड़े शब्दों में बात की, और उसके बाद जो है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा और भारत को इसमें कड़ाई से बात करनी चाहिए, या भारत के विकल्प क्या है इस पूरे मसले पर, आतंकवाद के मसले को लेकर खासकर? देखिए, जहाँ तक कि चीन पाकिस्तान के संबंध का सवाल है, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहले तो ये कि जहाँ तक कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें चीन और पाकिस्तान के बीच में अगर आर्थिक स्तर पे किसी तरह का सहयोग हो तो हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए जी। आपत्तिजनक इसमें यह है कि जो ये कॉरिडोर बन रहा है, ये कश्मीर के उस भाग से गुजरेगा जो पाकिस्तान ने इलीगली, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। बिल्कुल। और इस चीज पे मैं समझता हूं कि भारत की तरफ से कोई रियायत नहीं हो सकती है, इस पे कोई कंसेशन नहीं हो सकता है, और इस चीज पे हम जितनी कड़ी से कड़ी शब्द पे अपना जो दृष्टिकोण है वो चीन के सामने रखेंगे, मैं समझता हूं कि वो लाजमी है और ज़रूरी भी है। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें आपत्ति सिर्फ ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो वाला जो एरिया है उस पर। विकल्प क्या है? और इसमें देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये भी हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि चूंकि वहाँ पर ये सब एरिया जो हैं इसमें स्थिरता नहीं है, तरह तरह के वहाँ पर आतंकवादी भी हैं और तरह के गुट हैं, और पाकिस्तान में वैसे भी काफ़ी ऐसे गुट हैं जो पाकिस्तान स्टेट है उसके खिलाफ ही लड़ रहा है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि हालांकि पाकिस्तान ने कुछ 10,000 फौज इसके लिए तैनात किए हैं कि वो कॉरिडोर की सुरक्षा वगैरह करें, हो सकता है कि चीन को अपनी खुद की फौज भेजनी पड़ेगी, और उसका मतलब ये होगा कि धीरे धीरे ना सिर्फ पाकिस्तान बट चीन भी एक अवैध कब्जा कर ले कश्मीर के इलाकों पे। तो ये एक खतरा है जिसको हमें जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, बुनियादी तौर पे आतंकवाद के खिलाफ है चीन, लेकिन जहां तक अब पाकिस्तान जब बीच में आ जाता है तब पाकिस्तान ज्यादा अहम हो जाता है, आतंकवाद कम अहम हो जाता है। और यही जैश ए मोहम्मद आज से 10 साल पहले इसी जैश ए मोहम्मद ने जब मुशर्रफ वहां पर राष्ट्रपति थे उनकी जान पे हमला किया था। और सिर्फ ये जैश ए मोहम्मद की बात नहीं है, ये चौथी बार है चीन ने इस तरह से एक रुकावट लगाई। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जैसे आपने कहा उदय भास्कर जी। बहुत से विशेषज्ञ दुनिया में हमने देखा है, पिछले अगर 10-15 सालों में देखें तो दुनिया आतंकवाद को लेकर दुनिया के कई मुल्कों का रुख बदलते हुए हमने देखा है जब वो खुद आतंकवाद का शिकार हो गए। लोग कहते हैं कि अभी बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन अभी उस तरह से आतंक का बड़ा शिकार नहीं हुआ, कुछ प्रांतों में थोड़ी बहुत आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो कहते हैं कि शायद चीन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अभी तक उसको असल में समझ नहीं आया, उसको वो दर्द जो है समझ नहीं आया, महसूस नहीं हुआ। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? सब आपकी बात सही है, और सबसे बड़ा उदाहरण शायद अमेरिका का है, क्योंकि आपको याद होगा करीब 20 साल पहले जब भारत अमेरिका के साथ कुछ हम बातचीत करते थे, उनके जो जानकार है, उनके जो विशेषज्ञ हैं, उनके जो औपचारिक स्तर से कहते थे कि जो भारत झेल रहा है, 90s की बात कर रहा हूं, जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब थे, अमेरिका ने यह नहीं स्वीकार किया कि यह दहशतगर्दी है, परंतु जब
सितंबर 2001 का घटना हुआ था 9/11, उसके बाद अमेरिका की नीति में भी बदलाव आया था, सोच विचार में, संवाद में, सब चीज में बदलाव आया। हम नहीं चाहते हैं कि चीन जो है 9/11 जैसे घटना या मुंबई जैसे घटना उनको झेलना पड़े जी। परंतु जहां हमने शुरू किया था अशोक जी कि भारत के पास विकल्प क्या है। मोदी साहब बार बार कहते हैं जब भी वो यात्रा पे जाता है भारत के बाहर कि टेररिज्म जो है इट इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। बिल्कुल, उसका जो सॉल्यूशन है वो लोकल या नेशनल नहीं हो सकता है, परंतु सहमति नहीं बनती है, चाहे वो अमेरिका और पाकिस्तान के संदर्भ में, चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक खासियत है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन उनको एक प्रकार का मंजूरी दे देते हैं कि आप हमारे खिलाफ मत करिए टेररिज्म, दहशतगर्दी, मूक मंजूरी एक तरह से भारत मिल के गया। खिलाफ हो या अफगानिस्तान के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कहेंगे। पर ये जो है हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बातचीत शुरू किया था कि सुषमा जी गई हैं मॉस्को, पारिकर साहब गए बीजिंग जी, डोवाल साहब ने बातचीत की अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो भारत के पास विकल्प मुझे लगता है कि जो हमारी विदेश मंत्री हैं वो जरूर बातचीत जो होगा वो संबंधों को बेहतर करने के लिए होगा जी। पर आपकी बातचीत में विश्वसनीयता तब होगा जब आपके पास क्षमता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो पारिकर साहब ने जो यात्रा किया है, चाहे बीजिंग में या उन्होंने जो बातचीत किया था एस्टन कार्टर साहब के साथ, जो अमेरिका के भारत अमेरिका संबंध, तो हमको अपनी जो सैनिक क्षमता, आर्थिक क्षमता उसको बेहतर करना चाहिए। और डोवाल साहब का जो प्रतीक ये है कि वो भारत की जो राजनीतिक दृढ़ता है जो मोदी साहब के साथ अभी जुड़ा हुआ है वो उसका एक प्रतीक है। तो भारत को अपना क्षमता भी रखना चाहिए, विश्वसनीयता बढ़ाना चाहिए, और जब तक ये राजनीतिक दृढ़ता हम एक प्रकार से दूसरे पक्ष को नहीं बताएंगे, शायद हमारे ऊपर इस प्रकार का दबाव आ सकता है। तो इसलिए चीन के साथ ये एक प्रकार का मल्टी प्रॉन्ग मैं कहूंगा, यानी राजनीतिक दृढ़ता दिखानी होगी और साथ साथ क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। भारत हमेशा कहता रहा है पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों को लेकर, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई और मुल्क हो, और चीन के साथ भी भारत अच्छे संबंधों के लिए लगातार हाथ बढ़ाता है। लेकिन साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है वो शायद क्षमता निर्माण की बात है, और भारत इस दिशा में भी कर रहा है। आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लगातार भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का संकेत कर रही हैं, और कई रिपोर्ट्स तो साफ तौर पे कह रही हैं कि भारत अब चीन से ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और अगर FDI वगैरह इन तमाम मसलों पर देखें तो आर्थिक रूप से भारत अब चीन से होड़ करता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है, कहीं कहीं चीन से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा चीन की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले बहुत बड़ी है, तो भारत को क्षमता निर्माण के लिए अभी और जोर लगाना पड़ेगा, चाहे वो सैनिक क्षमता हो, चाहे आर्थिक क्षमता हो। और दुनिया में ताकतवर की बात ज़्यादा मजबूती से सुनी जाती है, भले ही वो ताकतवर देश कम आवाज में बोले, अपनी आवाज को दबा के बोले, लेकिन वो सुनी ज्यादा अच्छे से जाती है। तो शायद भारत को भी इसी नीति की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।